अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इन दिनों आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है और बहुत से लोग पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि अभी तक क्योंकि एक ये नई फॉर्म ऑफ करेंसी है तो बहुत से ममालिक स्ट्रगल भी कर रहे हैं और इस पर सोच विचार भी कर रहे हैं कि क्या इसको बतौर लीगल इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए। पाकिस्तान में भी इसके हवाले से डिबेट हो रही है और हुकूमत की सतह के ऊपर कुछ जो है वो मूवमेंट देखने को मिली है। और हाल ही में हमने देखा है कि दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट जो पर्सन है उनको अपॉइंट किया गया है एक एडवाइजर, खास करके जो पाकिस्तान की जो क्रिप्टो काउंसिल है कि वो एडवाइस करें कि किस तरह से इसको पाकिस्तान में लागू किया जा सकता है। तो इस पर बात करेंगे। तो शहबाज, सबसे पहले तो आपको पता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी और ये डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट जब आया था तो इसका पर्पज़ ही यही था कि आमतौर पर आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो भी करेंसी होती है उसको रेगुलेट किया जाता है और हर मुल्क का जो स्टेट बैंक होता है उसको रेगुलेट करता है। तो जो इस क्रिप्टो करेंसी को लाए थे उसका आइडिया ये था कि वो रेगुलेटेड सेक्टर से हट के इसको चलाना चाहते थे ताकि उसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व ना हो। आप ये समझ लें कि हर जो शख्स ऑपरेट कर रहा है उसका अपना ही एक बैंक है। तो ये जो अब कॉन्सेप्ट है कि इसको अब लीगलाइज किया जाए और इसको एम्बिट में लाया जाए किसी रेगुलेटर के तहत, डू यू थिंक सबसे पहले तो ये पॉसिबल है? कामरान, आपको पता है कि आज से 2-3 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की थी कि जो क्रिप्टो करेंसीज में डील करना पाकिस्तान में गैर कानूनी है। तो अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में डील करेगा उसकी किसी भी किस्म की जो लायबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नहीं होगी, बल्कि मना किया गया था आप डील कर ही नहीं सकते। लेकिन एनवायरनमेंट ग्लोबली आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुई और पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से प्रपोजल मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कस होते रहे कि पाकिस्तान को उस तरीके से, आपको पता है, गैर मुल्की फंडिंग नहीं मिल रही, लोन्स हमें नहीं मिल रहे। तो कुछ लोगों का ख्याल था कि अगर क्रिप्टो के एसेट्स को यूटिलाइज किया जाए तो शायद इस साइड से हमें रिलीफ मिल जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में नवंबर लास्ट ईयर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो SBP का कानून है उसमें तरमीम प्रपोज की जिसमें क्रिप्टो को एक लीगल करेंसी डिक्लेयर करने का प्रपोजल भी शामिल है। वो जो ड्राफ्ट बिल है वो काबीना के पास गया, लेकिन काबीना ने उसकी मंजूरी डेफर कर दी। उसकी वजह ये क्रिप्टो वाला इशू नहीं था, वो डुअल नेशनैलिटी का भी उसके अंदर एक इशू था उससे रिलेटेड। बहरहाल इनकी बैक एंड फोर्थ उसके ऊपर मीटिंग्स होती रही। फिर आपने देखा कि 2 माह पहले यकदम हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एक बना दी जिसकी सरबराही वजीर खजाना इनको दी, मोहम्मद औरंगजेब साहब को, और उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है काउंसिल के वो बिलाल बिन साकिब, उनको लगाया गया। अच्छा, वहां तक तो वो चीज़ें ठीक चल रही थी। फिर इसी हफ्ते अचानक जो है वो पता चला कि दुनिया के जो 24 में अमीर तरीन शख्स हैं और जो बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है उसके वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर, 90% शेयर होल्डिंग है उनकी, चैंगपिंग जाओ, उनको पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एडवाइजर जो है क्रिप्टो काउंसिल का मुकर्रर कर दिया। ये एक बड़ी ही एक आप कह सकते हैं हैरानकुन डेवलपमेंट थी। जाओ को स्ट्रेटेजिक एडवाइजर लगाना, ऐसा बंदा जिसकी नेटवर्थ 66 अरब डॉलर है कम से कम, और जो रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के उसमें 24वां नंबर है उनका। तो यहाँ तक तो मतलब एक हैरानकुन था कि पाकिस्तान जैसा मुल्क उसमें अचानक से इतना बड़ा इंटरेस्ट एक बिलियनियर का हो जाना। बट उसका जब बैकग्राउंड चेक किया गया तो जो जाओ है ये कन्विक्टेड है मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स में। ना सिर्फ कन्विक्टेड हैं बल्कि ये इनको मेरे ख्याल सजा भी हुई थी, ये जेल में भी रहे थे, और इन्होंने 5 करोड़ डॉलर इन्होंने पर्सनल फाइन पे किया था। इनकी जो कंपनी थी उन्होंने भी गालबन 4.3 बिलियन डॉलर का फाइन पे किया। ये पाकिस्तान आए, इनका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ हुकूमत पाकिस्तान के साथ, वजीर खजाना से इनकी मुलाकात हुई, मोर इम्पॉर्टेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिले, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब से मिले, और डार साहब के अलावा डार साहब के जो बेटे हैं अली डार साहब, उनसे भी गालबन इनकी मुलाकात हुई, क्योंकि एक इनकी तस्वीर हमने देखी, वो नाज़रीन भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, जाओ की और अली डार की एक पिक्चर। और इनका ताल्लुक चाइना से है, चाइनीज नेशनल, कैनेडियन नेशनल, चाइनीज बॉर्न है, चाइनीज ओरिजिन के कैनेडियन नेशनल है। अच्छा, ये इनकी मुलाकातें हुई। फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, आपको पता है बहुत कम वो मिलते हैं किसी से अब,
उनसे भी इनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में गालिबन उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी थी। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई ये बड़ी ही एक रैपिड पेस के ऊपर और टू द लीस्ट हैरान कौन थी जिस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके जाया जा रहा है। अब आपका सवाल कि क्या पाकिस्तान में ये वायबल ऑप्शन है या नहीं है, जिस तरीके से इसके ऊपर फोकस आया डार साहब की फैमिली का, मतलब अली डार साहब की जो मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मिले, फाइनेंस मिनिस्टर मिले, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिले, चीफ मिनिस्टर पंजाब मिली, तो लगता तो ये है कि हुकूमत संजीदा है, इसके अंदर करना चाह रही है। क्यों करना चाह रही है इसका तो अभी हमारे पास जवाब नहीं है। इकोनॉमिक रीजंस तो हो सकती हैं कि इसके ऊपर जो डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो इम्प्लीकेशंस हैं कामरान वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है। खासतौर पर इसमें जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी एक कंसर्न है और मेरा ख्याल ये FATF के हवाले से जब पहली दफ़ा जो बात की खुद वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने की, उन्होंने पिछले हफ्ते इस हवाले से क्या कहा जब उनसे क्रिप्टो के हवाले से सवाल हुआ, तो उनका जवाब सुनिएगा। वी हैव टू प्रोसीड विद कॉशन बिकॉज़ काफ़ी इस पे लोगों की जो है रिजर्वेशंस रही हैं इन द पास्ट। स्पेशली वी हैव टू बी केयरफुल कि हम FATF से बाहर निकले हैं एंड वी डोंट वांट टू गो बैक एंड गेट इनटू ए सिचुएशन लेटर ऑन एज वेल। लेकिन द रियलिटी इज़ व्हाट, जो नंबर सामने आए हैं कि जो इस वक्त नंबर ऑफ पीपल हु आर डीलिंग विद दिस and the volume which is being traded, and I'm not going to get into that discussion, but it's significant enough and substantial enough कि ये ज़रूरी समझा गया कि हम इसको कम से कम फॉर्मलाइजेशन जितनी हम कर सकते हैं हम इसको उस सिमत में लेकर आएँ, क्योंकि अगर हम इसको लाइसेंसिंग रजीम में ले आएँ और हर चीज़ विद द राइट सेफ गार्ड्स, तो दिस विल बी इन द राइट डायरेक्शन। जो मेरे पास फिगर्स आई हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल एंड वॉल्यूम, देखिए इंडिया इज नंबर 1, इंडोनेशिया इज नंबर 2, US इज नंबर 3। हम 23 में 10वें नंबर पे थे, अब हम 7वें नंबर पे हैं। जी वो बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। वो कह रहे कि पाकिस्तान को कॉशियस अप्रोच लेनी चाहिए। कोई मुजायका नहीं है इस बात में कि जो क्रिप्टो का एक रास्ता है इसको खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान दुनिया में 7वां बड़ा मुल्क है जो कि 2023 में 10वां बड़ा मुल्क था जो क्रिप्टो को यूज़ कर रहा है और अब 7वां हो गया है। नंबर 1 पे कामरान इंडिया है। तो जो आपने जवाब सुना अभी इनका फाइनेंस मिनिस्टर का, लगता यह है कि हुकूमत कॉशियस पाथ लेना चाह रही, कॉशियस को भी वो छोड़ना नहीं चाह रही, केयरफुल भी है क्योंकि FATF भी है, हमारे IMF के प्रोग्राम के अंदर भी हैं। बट इतनी कॉशियस के बावजूद जाओ साहब को पाकिस्तान लाना, उनको स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र मुकर्रर करना, क्योंकि अंडर द US लॉ, ऑल्दो हमारे पर तो वो एप्लीकेबल नहीं है, पाकिस्तान डील कर सकता है और US के अपने इंटरेस्ट होंगे, बट अंडर द US लॉ जो बाइनेंस कंपनी है उसके जो इंटरेस्ट हैं उसको वो एडवोकेट नहीं कर सकते। रॉयटर्स की इसी हफ्ते एक खबर देखी जो सामने आई कि रॉयटर्स की खबर के मुताबिक जो बाइनेंस कंपनी के एग्जेक्टिव्स हैं, ये अब एग्जेक्टिव्स में शामिल नहीं होते जाओ, ये ओनर्स में है। पहले ये चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर थे, तो जब कन्विक्शन हुई तो उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था। कंपनी के जो एग्जेक्टिव्स हैं उन्होंने US ट्रेजरी से, US की जो वजारत खजाना है उनसे इस हफ्ते मुलाकात की है और जो ओवरसाइट हो रही है कंपनी की अभी भी हो रही है, जो उन्होंने 2023 में ये कन्विक्टेड हुए थे उसको उन्होंने रिलैक्स करने की बात की। तो उसमें गालिबन एक जो चीज़ उस खबर में कुछ इंडिकेट किया गया है कि शायद वो जो बाइनेंस है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उनकी कंपनी के साथ कोई डील भी करना चाह रही है। तो ये वो डेवलपमेंट है इसमें, ये जिस पर पाकिस्तान में जो केस चल रहा है। पता है कि मौजूदा अमेरिका की इंतजामिया, खुद इलॉन मस्क जो हैं वो बहुत बड़े हामी हैं क्रिप्टो करेंसी के, बिटकॉइंस वगैरह के। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखें, ठीक है जो आपने बताया कि ऑलरेडी ये कन्विक्टेड है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अमेरिका के अंदर, लेकिन इनकी अगर आप नेटवर्थ देखें तो $66 बिलियन है। तो पाकिस्तान के लिए इज इट ए गुड स्टोरी कि एटलीस्ट हमारे यहाँ होता तो ये है ना कि बहुत बड़े बड़े इस तरह के जो बिलियनर्स हैं अगर वो वाकई आपको एडवाइस करेंगे और अगर उन्होंने एसेट्स बनाए हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो गुर उनके पास है। इज इट ए गुड स्टोरी, इट्स ए गुड डेवलपमेंट, या हमें आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसकी इम्प्लीकेशंस है गिवन द फैक्ट कि जो जाओ साहब का एक हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए? देखिए कामरान, क्रिप्टो एक अनकन्वेंशनल पाथ है। ये वो एरिया है जो कि दुनिया की जो रेगुलेशन है उससे बाहर है। तो ऑफ कोर्स इसमें ऐसे काम हुए होंगे या हो सकते हैं जो एक रेगुलेटेड रिजीम है दुनिया का, बैंकिंग सेक्टर का, फाइनेंशियल सिस्टम्स जो है रेगुलेटरी, और इसके साथ जो करेंसी है जो हमेशा हर कंट्री की सेंट्रल बैंक उसको रेगुलेट करती है, तो उसके कंसर्न्स होंगे, उसके खदशात होंगे।
इस केस पे भी ये गुड स्टोरी भी हो सकती है और बैड स्टोरी भी हो सकती है। गुड स्टोरी ये कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि इस रास्ते पे चल के देख लेना चाहिए कि अच्छा रास्ता है या बुरा रास्ता है, मतलब ओपन है, आप इस पे ये नहीं कह सकते गलत रास्ते पे आप जा रहे हैं, उन्हें चल के देख लेना चाहिए। लाइसेंसिंग रिजीम की तरफ हम हो सकते हैं कि माइनिंग के लाइसेंसिंग हम दे दें, क्रिप्टो माइनिंग के, बिटकॉइन के। इसमें जो बैड चीज हो सकती है कि अगर पाकिस्तान ये काम करना ही था तो जाओ ही नहीं है दुनिया में जो इसके एक्सपर्ट हैं, और भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, इट्स अ न्यू एरिया हमारे लिए भी। हम जब बात करें तो हम कोई इतने एक्सपर्ट नहीं है इस चीज के ऊपर। हम जो बात करें हमने थोड़ा बहुत कोई रिसर्च की होगी, कुछ चीजों को देखा होगा, तो फिर बात करने की कोशिश करें। इट्स अ न्यू एरिया फॉर अस, वी कैन मेक मिस्टेक्स, तो फिर जाओ ही क्यों, दैट्स द क्वेश्चन। और जाओ साहब के लिए इसमें ये एक इंटरेस्ट हो सकता है, चूंकि वो कन्विक्टेड हैं, उनके उस तरीके से वो अपनी कंपनी के इंटरेस्ट को वॉच नहीं कर सकते। तो एक सॉवरन कंट्री पाकिस्तान इज अ सॉवरन स्टेट, उसके साथ वो डील करें। सॉवरन स्टेट के वो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर अपॉइंट हो रहे हैं, तो वो उनको तो इसमें गुड है। पाकिस्तान के लिए अच्छा कि कन्विक्टेड बंदा ही क्यों आपने अपॉइंट किया, इसकी क्या स्टोरी है, हुकूमत को इसको बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया जिसमें ज़्यादातर एक्सपर्टीज जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज भी है लोगों की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चूंकि अगर पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है जो इसमें डील कर रहा है, तो देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग एंड वी शुड लुक इनटू इट। बट जो मेरी कुछ बात हुई है कुछ लोगों से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अभी इस एरिया में कोई इतना ओपन नहीं होना चाह रहा है, वो कोई डिसेंट्रलाइज करेंसी के लाने के हक में नहीं है, जो मेरी इतला है। एक सेंट्रलाइज किस्म की वो डिजिटल करेंसी की जरूर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बात कर रहा है, जिसमें उन्हीं का ही कंट्रोल होगा। एक तो ये चीज है, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए बेहतर ये होगा कि जो रास्ता गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और उनकी टीम हुकूमत पाकिस्तान को बता रही है वो रास्ता लें, बजाय इसके वो रास्ता लें जो जिसमें कल इनको मुश्किलात हो। अनलाइक द यूएस, अनलाइक इंडिया, अनलाइक एनी अदर नेशन ऑन द अर्थ, पाकिस्तान इज अ यूनिक एंड स्पेशल केस। हम IMF के प्रोग्राम में हैं, IMF का भी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर एक बड़ा उनका कंसर्न होती है, उनकी जो टीम जब पाकिस्तान आती है और अभी भी उनका डेलीगेशन पाकिस्तान में है, वो इस हवाले से अपनी मुलाकातें करता है और अपनी एडवाइजरी भी देता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हम ग्रे लिस्ट में रहे हैं, लंबा अरसा रहे हैं और 2 दफा रहे हैं, तो अब हम निकल के दोबारा वापस नहीं जाना चाहेंगे, जो खुद वजीर खजाना ने कहा कि हम बिल्कुल भी वापस जाना नहीं चाहेंगे। इसमें जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक और 2 इश्यूज जो हैं, अगर आप बिल्कुल ही एक डिसेंट्रलाइज्ड किस्म की करेंसी ले आओगे जिसके ऊपर कोई आपका चेक एंड बैलेंसेज नहीं होगा, तो टेरर फाइनेंसिंग के कंसर्न्स रेज हो सकते हैं। फिर हमारे रिजर्व आपको पता है $11 अरब भी नहीं है, मांग तांग के भी, तो इसके एक्सटर्नल सेक्टर की इसके ऊपर क्या इंप्लीकेशन होगी। एक और जो चीज, चूंकि क्रिप्टो इज मोर ऑफ अ स्पेकुलेटिव करेंसी, इसके पीछे कोई फिजिकल एसेट तो है नहीं, और जो प्रूफ ऑफ वर्क भी नहीं होता कि जो माइनिंग कर रहे हैं उसमें जो सारे वो इलेक्ट्रिसिटी और वो सारी चीजें, तो इसमें फिर एक शरिया का क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्पेकुलेटिव करेंसी, गैम्बलिंग, क्या जो हमारी जो काउंसिल ऑफ हमारी जो इस्लामिक शरिया काउंसिल, इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है, उसका इसके ऊपर क्या व्यू होगा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे देखा जाएगा, लीगल तो चले आप लॉज को अमेंड कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इसके ऊपर क्या, ये सारी चीजें देख के हुकूमत को फैसला करना चाहिए। जो एक और पहलू देखें ना, आपने खुद कहा कि 2023 में अगर हम 10वें नंबर पर थे पाकिस्तान में जो क्रिप्टो में लोग डील करें, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने कहा कि स्टेट बैंक ने बिल्कुल वाजे कहा था कि इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान में गैर कानूनी और आज भी गैर कानूनी है, और उस गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शन के बावजूद हम 10वें से अब 7वें नंबर पर चले गए हैं। तो इशू अब ये है, क्योंकि एक चीज तो आपको नजर आ रही है कि इर्रिस्पेक्टिव के गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है, लोग तो क्रिप्टो पे डील करते रहेंगे और हो सकता है आज 7वें पे, 3 साल बाद हम 5वें पे आ जाएं। तो शायद गवर्नमेंट को ये लगता हो कि बजाय इसके कि ये अनरेगुलेटेड अंडर द रेडार चलता रहे, तो बेहतर है कि इसको किसी सिस्टम के अंदर लाया जाए जिससे हुकूमत पाकिस्तान को भी और रियासत पाकिस्तान को भी फायदा हो जाए। शायद आइडिया इसके पीछे ये इसमें इसलिए ना 2-3 चीजें उसके अंदर जो वाज़ी हुकूमत को देख लेनी चाहिए नाज़रीन, चूंकि ये बात ठीक है कि बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, 7वां बड़ा मुल्क है जो इसमें डील कर रहा है, लेकिन अभी भी ये गैर कानूनी है पाकिस्तान के अंदर। तो एक ये वजह इसके ऊपर प्रेशर की ये भी हो सकती है, यह चीज़ों को जो पुश किया जा रहा है कि हो सकता है बहुत जो बड़े जो अमीर लोग हैं उनके पास इसके स्टॉक्स हों, उनके पास इसकी ओनरशिप हो, लेकिन वो अनडिक्लेयर्ड है और अभी तक एज ऑफ नाउ वो इलीगल है। तो इलीगल को लीगल करना एक चैलेंज होता है। फिर इसमें जिन लोगों के इंटरेस्ट हैं वो कोई मामूली लोग नहीं, हो सकता है कि बहुत सारे अपर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग भी इसमें डील कर रहे हो, ज्यादातर हो सकता है रिच पीपल हो जो डील कर रहे हैं, तो इसमें क्या एंगल है। तो इसका एक रास्ता तो ये हो सकता है, बाकी तो ये जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है वही डिफाइन करेगी क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हुकूमत का काम है कि फॉर द टाइम बीइंग जो सेंट्रलाइज किस्म की डिजिटल करेंसीज हैं जिसकी रेगुलेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हो, उसकी इजाजत दी जा सकती है, उसको देखा जा सकता है, बजाय कि बिल्कुल इसको इमीडिएटली इसको फौरी तौर पर ओपन और लीगल डिक्लेयर कर दिया जाए। बहरहाल अभी हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और सफेद हाथी जो पब्लिक सेक्टर में हुकूमत ने खड़ा
कर दिया, वो क्या है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, उस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले एक इशारा दिया था शहबाज ने कि एक और सफ़ेद हाथी हमने खड़ा किया, और वो जिक्र कर रहे थे जो दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है 2014 में जिसकी बुनियाद रखी गई थी। और एज़ यूजुअल आपको पता है कि हमारे यहाँ मंसूबों की बुनियाद रखी जाती है, जब मंसूबों का आगाज़ होता है उस वक्त कॉस्ट और होती है, और जब वो तकमील को पहुँचता है तो फिर पता नहीं वो कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और इस केस के अंदर भी तो जो खबर है आपके गैर मामूली तौर पर ऑलरेडी ये अरबों खरबों डॉलर का ये मंसूबा था, और इसमें अब जो रिवाइज कॉस्ट है वो 240% इसमें इजाफा हुआ है। आखिर ठीक है, पाकिस्तान में गुज़श्ता 3-4 सालों में करेंसी की डीवैल्यूएशन भी देख लें, बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ी है, क्या इस कदर उसमें इजाफा है कि इतना बड़ा इम्पैक्ट? कामरान, जो पब्लिक सेक्टर की जो बैड गवर्नेंस है, बैड मैनेजमेंट, बैड एग्जीक्यूशन का एक क्लासिकल ये केस है। 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट बनी तो इनके पास दो चॉइसेस थी, दयामिर बादशाह डैम बनाना है या दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना है। तो उस वक्त की हुकूमत ने अपनी दानिश में ये फैसला किया कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत कम है, इसके लिए फंडिंग रिलेटिवली कंपेयर टू दयामिर बादशाह अवेलेबल है, क्योंकि दयामिर बादशाह का मसला ये था कि उसको ना तो ADB और ना ही वर्ल्ड बैंक लोन देने के लिए तैयार था, क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये लोकेटेड है, अनलाइक ये जो हमारा दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि मेरे ख्याल कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है KP का, उसमें इसकी लोकेशन वहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो दासू हाइड्रो पावर को पिक किया गया, वर्ल्ड बैंक ने उस वक्त $588 मिलियन का एक लोन भी इसके लिए अप्रूव कर दिया गया। इनिशियल कॉस्ट कामरान इसकी थी 486 अरब रुपया। 2014 में ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है और इसकी जो कंप्लीशन डेट थी वो 2019 थी। लेकिन एज यूजुअल जैसे आपने बोला कि कॉस्ट एस्केलेशन आती रहती हैं, पहली कॉस्ट इसकी एस्केलेशन आई 2019 में जब इसको मुकम्मल हो जाना चाहिए था। प्रोजेक्ट की कॉस्ट में इजाफा कुछ ज्यादा नहीं था, 511 अरब रुपया कर दिया गया। और इसका एक ही बड़ा उसके अंदर जो फैक्टर था कि जो लैंड एक्विजिशन थी, कोई 8000 एकड़ इन्होंने लैंड लेनी थी, उससे भी ज्यादा उसकी कॉस्ट जो थी, कंपनसेशन पैकेज था, उसको रिवाइज किया गया और 511 अरब, ठीक है, बात समझ आती है। और इसकी जो डेट थी वो फिर 2024 कर दी गई। लेकिन ये जो इस हफ्ते इन्होंने एक धमाका किया है हुकूमत ने, और ये धमाका तो भी किया लेकिन इसके पीछे जो टेस्ट थे वो हो रहे थे दिसंबर जनवरी से भी। अब इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट उसको रिवाइज किया गया है। अभी इसकी सिफारिश की है सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, वो अथॉरिटी जिसके पास ये मैंडेट होता है मेगा प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने का और रिकमेंड करने का। अगर 7.5 अरब का मंसूबा है तो CDWP खुद उसको अप्रूव कर देती है। तो अगर 7.5 अरब रुपए से ज्यादा है तो वो फिर चला जाता है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को, जिसकी सरबराही इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं सागदार साहब। तो CDWP का इजलास 2 दिन पहले हुआ। CDWP ने ये जुमेरात को इजलास हुआ था। CDWP ने इसकी जो कॉस्ट है उसकी सिफारिश की है मशरूत तौर पर उसको बढ़ाने की, रिवाइज कॉस्ट जो उसकी 511 अरब रुपए से बढ़ाकर 1738 अरब रुपया, कोई 1270 अरब रुपया इजाफी लागत वो उसकी जो है वो करने जा रही है हुकूमत। मशरूत इसकी अभी रिकमेंडेशन है टू द एक्निंग, मशरूत ये है कि जी उस पर कुछ सवालात खड़े कर दिए हैं प्लानिंग मिनिस्टर ने कि इनके जवाब दे दें तो ठीक है। अब वो सवालात ऐसे उसके बड़े आराम से हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, बट जैसे हमारे यहाँ कॉस्ट एस्केलेशन होती रहती है, बट आई थिंक ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की कोई भी अगर जो मंसूबा है सबसे ज्यादा एस्केलेशन होगी। लेकिन 240% हो सकता है कि वो नीलम झेलम प्रोजेक्ट हो, उसका भी इसी किस्म का हाल था, जो वो भी हार्डली बैड मिसमैनेज था, वो भी वापटा के जो मैं पढ़ा। बट अहम सवाल ये है कि इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। देखें, आपने पहले कहा कि 2018-19 में भी इसको रिवाइज किया गया था और वो वजह थी कि आपने जो लैंड की एक्विजिशन थी, कॉम्पनसेशन देने चले, वो तो जस्टिफिकेशन है। क्या 240% जो इंक्रीज है, क्या उसके साथ जो भी लोग हैं, क्या उन्होंने बताया कि क्या वजह? 511 अरब का मंसूबा 1740 अरब रुपए पे चला जाता है और बातें की जाती हैं, गुस्सा दिखाया जाता है कि जी ये कैसे हो गया। जैसे अब इसकी मिसमैनेजमेंट की एग्जांपल यहां से ले लीजिए कि इन वायलेशन ऑफ द एक्निक डायरेक्शन, ये मैं नहीं कह रहा, एहसन इकबाल कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ही कोई नहीं है जो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करवा सकता। दूसरा, कोई चीफ फाइनेंस ऑफिसर इसका कोई है ही नहीं, इंडिपेंडेंट की बात हो रही, वापडा मैनेज करे, उसने अपने बंदे लगाए हुए होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, अगेन एहसन इकबाल कर, एहसन इकबाल ने इस पे कोई दर्जन भर सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। अब दो चीजें जो है इसके अंदर, जो कॉस्ट कहां से बढ़ी है, इसमें कुछ तो जस्टिफाइबल चीजें जैसे सिक्योरिटी, आपको पता है ये वो प्रोजेक्ट है दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसके ऊपर 2 दफा टैक्स हो चुके हैं, जिसमें कम से कम 15 चाइनीज नेशनल जो है इसमें हलाक हुए हैं, 5 पाकिस्तानी नेशनल हलाक हुए हैं, कोई 30 के से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। 2021 में अटैक हुए, कभी
2024 में हुआ। अब अगर नाज़रीन इसको सिर्फ आपको कॉज का ब्रेकअप दे दें, उसके बाद फिर बताएं कि इंक्वायरी भी हुई, उसने किस पे क्या जिम्मेदारी डाली। इसका जो सिविल वर्क का जो कॉस्ट थी इसकी 224 अरब रुपए से बढ़कर आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं 771 अरब रुपया होगी। सिविल वर्क्स की जो कॉस्ट में एस्केलेशन है ये 243%। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल वर्क्स इसकी जो कॉस्ट थी 54 अरब से बढ़कर 87 अरब रुपया होगी, 61% इंक्रीज। सोशल जो कॉस्ट थी इस प्रोजेक्ट की उसमें 57 अरब रुपए से इसको बढ़ाकर 140 अरब रुपया कर दिया गया, 144% इंक्रीज। सिक्योरिटी इज द एरिया जहां पे हम कह सकते हैं कि वाकई खर्चा होना चाहिए था, वो किया गया। 1.5 अरब रुपए की लागत थी, उसको बढ़ाकर तकरीबन 50 अरब रुपए के करीब कर दिया गया। तो ये सिर्फ 48 अरब रुपए का इंपैक्ट है, इससे 1270 अरब रुपया जस्टिफाइड नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जिसके ऊपर गौर करने की जरूरत है, एडमिन कॉस्ट जो थी इस प्रोजेक्ट की वो 13 अरब रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 54 अरब रुपया किया गया, जिसमें फिर इसी तरीके से जो कंसल्टेंसीज थी उसके लिए 8 अरब रुपया रखा गया, उसको बढ़ाकर अब 56 अरब रुपया कर दिया गया। और जो चूंकि कर्जा लिया जाता है इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 106 अरब था, उसको बढ़ाकर अब 479 अरब रुपया कर दिया गया। और डिगर इनके जो कंटेंजेंसीज थी 44 अरब रुपया। अब इसमें जो 44 अरब था उसको बढ़ाकर 99 बिलियन 124% इंक्रीज। एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील होती है दिसंबर में, जनवरी में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इस इंक्वायरी कमेटी एक तो उसकी जो सरबराही थी वो दी गई एक सिविल इंजीनियर लेवल के ऑफिसर को, और उसमें 2 और जो मेंबर्स थे उस कमेटी के वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है उसके ऑफिसर्स थे। वो कमेटी के फाइंडिंग्स ये है कि किसी भी एक सिंगल एंटिटी या इंडिविजुअल के ऊपर हम जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। कमेटी ने कहा कि जो चाइनीज ठेकेदार है इस प्रोजेक्ट का वो भी कसूरवार है, उसने रिसोर्सेज पूरे डिप्लॉय नहीं किए। कमेटी ने यह कहा अपनी इंक्वायरी में कि वापडा सबसे बड़ा जिम्मेदार है, वापडा ने जो लैंड खरीदी नहीं, अक्वायर नहीं की और जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ठेका चाइनीज कंपनी को दे दिया। वापडा के ऊपर यह जिम्मेदारी, प्लानिंग कमीशन के ऊपर भी जिम्मेदारी डाली गई कि प्लानिंग कमीशन ने अंडर एस्टिमेट किया जो उसकी 2 चीजों को, एक तो उसकी जो लैंड एक्विजिशन, दूसरा जो रीसेटलमेंट प्लान था। बाकी कंसल्टेंट्स को भी उन्होंने कसूरवार ठहराया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कसूरवार ठहराया कि टाइम पे वो जमीन नहीं ले सके। फाइंडिंग्स तो आ गई, क्या इन फाइंडिंग्स के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, ये हमेशा एक सवाल रहता है। अब जो इंक्वायरी कमेटी थी, एक तो थी वो सिविल इंजीनियर लेवल के ऑफिसर की, उसने फिंगर्स तो तमाम तरफ कर दिए, उसमें प्लानिंग कमीशन भी जिम्मेदार, वापडा भी जिम्मेदार, ठेकेदार भी जिम्मेदार। तो जब सब पे जिम्मेदारी डाल दी जाए तो उसका मतलब है कोई जिम्मेदार नहीं होता और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बहुत बड़ा स्कैंडल है, मेरा ख्याल है कि इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद देखना चाहिए और स्वाय कमेटीज के यहाँ पे कोई एक्शन भी लेने की कोई बात होनी चाहिए। अदरवाइज हर प्रोजेक्ट इसी तरीके से 500 अरब का आएगा और 1700 अरब रुपए में मंजूर हो जाए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद से पहले पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने अफगानिस्तान का दौरा किया था और उस दौरे को कहा जा रहा था कि उस दौरे में एक बर्फ पिघली है और दोनों ममालिक ने एक बाकायदा शेड्यूल भी तय किया है कि आइंदा 1 साल में कौन कौन सी मीटिंग्स होनी है और ख़ास करके जो हाई लेवल एक्सचेंजेस हैं, यानी कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो वजारती सतह के ऊपर जो विजिट्स हैं उनको भी होना चाहिए। और उससे एक उम्मीद की किरण शायद पैदा हुई थी कि मे भी दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुख्तलिफ तलखियाँ हैं, खास करके TTP वाला मामला है, इस पर कोई शायद ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन इसी हफ्ते हमने देखा कि वही एम्बेसडर मोहम्मद सादिक जो पहले बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, उन्होंने इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक की तकरीब में बड़ा वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया। आप ये कह सकते हैं कि अफगान तालिबान को खबरदार भी किया और उनसे वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर ये कलदम TTP वाला मामला हल नहीं होता तो फिर अफगान तालिबान हुकूमत के साथ तमाम जो डील्स हैं, तमाम जो इंगेजमेंट हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। अदरवाइज़ आपको पता है कि एम्बेसडर मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान के हवाले से बड़ा इंगेज रहे हैं और उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपको रिकन्सिलिएटरी नज़र आती हैं। लेकिन एम्बेसडर मोहम्मद सादिक की तरफ से भी इस तरह का स्टेटमेंट आना, इसका मतलब यही है कि TTP के हवाले से उस तरीके का कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। और उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है शहबाज कि जो एम्बेसडर मोहम्मद सादिक हैं, पहले तो हम ये कहते थे कि आप TTP के खिलाफ कार्रवाई करें या उनको गिरफ्तार करके हमारे हवाले करें। अब एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने कहा कि देखें, हम अफगान तालिबान से चलें, आपकी मजबूरियां हम मान लेते हैं कि आप अगर उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे या दाइश को ज्वाइन कर लेंगे। हम आपसे ये कहते हैं कि आप उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल भी ना करें। हम आपसे ये कहते हैं कि ओके फाइन, आप किलिंग भी ना करें, उनको गिरफ्तार भी ना करें, लेकिन एक काम तो आप कर सकते हैं कि आप उनको कंटेन करें, यानी कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर बैठकर
पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा ना बने। कामरान, जो भी इनका स्केड्यूल तय हुआ था उसमें पहली चीज तो ये थी ना कि 15 अप्रैल को ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग होनी थी। तो ये पहला स्टेप ही अगर ऑफ हो जाता है तो इसका मतलब है जो बाकी इनकी चीजें तय हुई थी वो भी ऑफ हो गई, तो बात तो आगे नहीं बढ़ रही ना। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो आई थिंक एक क्लैरिटी यहाँ पर जरूरी है कि अभी तक वाज़े तौर पर दोनों हुकूमतों की तरफ से ऐलान नहीं किया गया कि ये मीटिंग पोस्टपोन हुई है या ऑन ट्रैक है। जो ऑन द फेस ऑफ इट ये लग रहा है, दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भी कोई वाज़े जवाब नहीं दिया, और फिर आप एम्बेसडर मोहम्मद सादिक की स्टेटमेंट को भी देखें तो इसका मतलब है कि इन बिटवीन जो विजिट हुआ है और उसके बाद से चीज़ें शायद एज पर प्लान नहीं चल रही। और अगर वाकई ये 15 अप्रैल तक मीटिंग नहीं होती तो फिर जो बाकी शेड्यूल तय किया गया था उसमें तवक्को की जा रही थी कि ऐन मुमकिन है कि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार हो सकता है कि वो काबुल का दौरा करें। तो लेकिन अगर पहला ही स्टेप जो है वो डीरेल हो जाता है तो फिर मामला जो है वो आगे बढ़ नहीं सकते। और उसमें एक जो फैक्टर है, वैसे तो बहुत से मामला है जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन चल रही है। दूसरा, अफगान तालिबान की हुकूमत, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो फैसला है जो अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड थे, और वो जो क्रैकडाउन है पाकिस्तान की तरफ से सिंस 1 अप्रैल से जारी है, और ख़ास करके ईद के बाद उसमें हम देख रहे हैं कि एक तेज़ी देखने को मिली है। और गुज़श्ता 3-4 दिनों के अंदर कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़ायद लोगों को अभी तक अफगानिस्तान जो है वो भेजा जा चुका है। इस इशू के ऊपर भी एक मीटिंग भी हुई है इस हफ्ते जो अफगान तालिबान की अबूरी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के इस इकदाम की मजम्मत भी की है और कहा है कि ये गैर इंसानी है, ये गैर इस्लामी है। इनफैक्ट उनके एक जो लीडर हैं तालिबान के, उन्होंने ये कहा है कि ये जो पाकिस्तान का फैसला है इसका अंजाम ये होगा कि अफगानिस्तान के अंदर लोग जो टीटीपी और जो बलोच शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनका पुरतपाक इस्तकबाल करेंगी। मतलब इतनी बलूचिस्तान में वो चीजों को खराब कर सकते हैं। जो वो ग्रुप जो पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, उनकी पजीराई जो है वो अफगानिस्तान में बढ़ेगी पाकिस्तान के इस इकदाम की। इन अदर वर्ड्स, वो पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि ब्लैकमेल भी कर रहे हैं कि आप हमारे लोगों को भेजेंगे और फिर आपके साथ ये होगा। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि आपको पता है ख्वाजा आसिफ इस तरह के सख्त बयान देते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का जो बयान है वो भी अपने ऑफिस में उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। और अगर बयान क्या था वो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन वो कई इस तरह के बयान देते रहे हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो बात उन्होंने कही कि हम पहले अगर पाकिस्तान के साथ रवैया हमारा थोड़ा सा नरम था तो उसकी वजह ये थी कि एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग आपके मुल्क में मौजूद थे। अब जब ये सारे लोग वापस आ जाएंगे तो फिर हम आपसे वो रियायत नहीं बरतेंगे, यानी कि वो पाकिस्तान को। और दूसरी तरफ लोगों ने वैसे लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि ईरान ने 12 लाख लोगों को निकाला है, जर्मनी ने अफगान को डिपोर्ट किया, उनको तो वो धमकी नहीं लगाते, पाकिस्तान को लगाते हैं। ये एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को रखा हुआ भी था, उसके बावजूद जो अटैक्स हो रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से उसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि एस्केलेशन हुई है। नंबर्स ऑफ अटैक्स हैव मल्टीप्लाइड। तो इस तरह के जो थ्रेट्स हम अपनी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि मामला यहाँ पे ठीक नहीं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात की, क्या इन ताल्लुकात में कोई बेहतरी हो सकती है या कोई मज़ीद खराबी के इसके चांसेस है, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब से अमेरिका के सदर ट्रंप जो हैं व्हाइट हाउस में आए हैं तो हर रोज आपको ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती हैं। और जो एक बड़ी डेवलपमेंट आज जो देखने को मिली है और वो ये है कि कई सालों के तवील अरसे के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। और ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जो ओमान का दारुल-हुकूमत मस्कत है, और ओमान समझा जाता है गल्फ के अंदर, उस रीजन के अंदर वो मुल्क जिसने माजी के अंदर भी मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान मफाहमत करवाने में एक अहम किरदार अदा किया है। अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका पस मंज़र ये है कि जो मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने इससे पहले भी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको ख़त लिखा था और उनसे कहा था कि वो उनके साथ एक न्यूक्लियर नया मुआहदा करना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि वो चाहते तो वो फौज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि डायलॉग के ज़रिए मामलात को हल किया जाए। और इस पस मंज़र में शहबाज अब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि 2018 में जब यही ट्रंप पहली मरतबा सदर मुंतखब होकर आए थे तो जो पहला उन्होंने काम किया था, जो 2015 में जो एक न्यूक्लियर मुआहदा हुआ था ईरान का विद वेस्टर्न कंट्रीज़, उसमें चीन भी शामिल था, उस मुआहदे से वो यूनिलैटरली जो है वो बैकआउट कर गए थे और अब ये एक नया मुआहदा करना चाहते हैं।
और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, सदर ट्रंप ने कहा है, तो फिर वो ईरान के खिलाफ जो फौजी ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे, और ये जो फौजी ऑप्शन है उसको लीड वो कह रहे हैं कि इजराइल करेगा। कामरान, इस वक्त जो ईरान की पोजीशन आपको पता है कि इट इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट पोजीशंस दैट ईरान हैज़ इन डेकेड्स। मतलब उसको जो सेटबैक्स हुए हैं, उसकी जो प्रॉक्सीज थी मिडिल ईस्ट के अंदर, वो ऑलमोस्ट अगर ख़त्म नहीं हुई तो उनको अच्छा खासा वीकेंड कर दिया गया इसराइल के अटैक्स की वजह से। ऐसे स्टेज के ऊपर जहाँ पे ईरान की उस तरीके से बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, वो इसराइल के खिलाफ को बहुत बड़ी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, पैलेस्टाइन में वो अपना रोल उस तरीके से इफेक्टिवली प्ले नहीं कर सका, सीरिया के अंदर उसको सेटबैक हुआ, लेबनान में हुआ। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से तो अमेरिका के हो रहे हैं ना, ईरानियन तो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है ना ये वाला। तो ये एक प्रीटेक्स्ट है कुछ बहुत बड़ी कार्रवाई से पहले, या वाकई अमेरिकन संजीदा है इसको करने के लिए? देखें, जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, एक तो उन्होंने अपनी पॉलिसी में ये कहा था कि वो कोई नई जंग नहीं शुरू करना चाहते। उसमें अपने आप को देखें, वो जब से सदर बने हैं उन्होंने कहा कि वो आएंगे, यूक्रेन का तनाज़ा ख़त्म करवाएंगे, गजा की जंग ख़त्म करवाएंगे। जो भी उन्होंने ऐलानात किए अगर आप देखें तो उनको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। इस केस के अंदर वो यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि ट्रंप चाहेंगे कि अगर कोई डील हो जाती है, और इस तरह की डील होती है कि वो लगे कि हाँ देखें जी, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से खदशात भी दूर हो गए हैं, और वो एक सेल करने की कोशिश करेंगे उस डील को। लेकिन उसमें जो सबसे एक क्रिटिकल पॉइंट है कि ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि ईरान की इस वक्त जो पोजीशन है काफ़ी कमज़ोर है। जो उनकी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस थी, जितने जो उनके ग्रुप्स थे, उनको बहुत डेंट पड़ा है, और उनको भी ये पता है ईरान को कि अब उनकी पोजीशन वीक है, तो शायद वो उस अपॉर्चुनिटी का, पब्लिक पोजीशन उनकी जो भी हो, वो इस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए वो चाह रहे हैं कि अगर कोई डील हो जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो की क्वेश्चन है, आई थिंक इजराइल जो है वो एक स्पॉयलर का रोल प्ले करेगा, क्योंकि जब ये ऐलान किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बड़ा, उन्होंने कहा कि शॉकिंग था, हैरान कुन था। और उन्होंने ये कहा कि अगर ये मुज़ाकरात तवालत पकड़ते, यानी कि विद इन डेज और वीक्स में कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता, तो उन्होंने धमकी दी है कि वो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर हमला कर सकते हैं। अब ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन है कि क्या अगर ईरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है वो कितनी कामयाब होगी, क्योंकि एक कहा यह जाता है कि जो इनकी जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं वो इंतहाई वो अंडरग्राउंड हैं, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी या जो आपको एक्सप्लोजन या बम चाहिए वो इजराइल के पास नहीं है उस तरह के कि आप इतना डीप जाके ग्राउंड के अंदर वो न्यूक्लियर साइट्स तबाह करें। अमेरिका प्रोवाइड तो कर सकता है ना, अमेरिका प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि ईरान आगे से जवाब नहीं देगा। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि ईरान की पोजीशन अगर आप पिछले 2-3 साल पहले से कंपेयर करें तो आज बहुत वीक है। लेकिन डोंट फॉरगेट कि ईरान ने इतने अरसे तक वेस्ट का, अमेरिका का प्रेशर रेजिस्ट भी किया है। सो ईरान एक सिविलाइजेशन है, तो ऐसा नहीं है कि आप ईरान पे वो इजराइल और अमेरिका चढ़ाई करेंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लोग ये भी बात करते हैं कि शायद ये एक प्रीटेक्स्ट, जिस तरह आपने क्या हो सकता है कि मुज़ाकरात पहले किए जाएं, नाकाम होंगे, तो ये बात भी कही जाती है कि वहाँ पे रेजीम चेंज की बात की जाए, एक ऐसा रेजीम चेंज, एक प्रो वेस्टर्न, प्रो अमेरिकन, प्रो इजरायली जो गवर्नमेंट है वहाँ पे लाई जाए, और उनके साथ फिर डील किया जाए, तो वो खुद ही वो न्यूक्लियर जो सारा प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसमें देखें ना, वेस्ट की हिपोक्रेसी भी है। इजराइल के पास वो कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं, वो कभी एडमिट तो नहीं करते, और वो चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हों सिर्फ उनके पास हों, किसी और मुल्क के पास ना हो। एंड ईरान ऑन द अदर हैंड आपको पता है कि वो डिनाई करता है, उनकी पब्लिक पोजीशन ये है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट इज मेंट फॉर ओनली सिविलियन पर्पस। लेकिन उसके साथ ये रिपोर्ट भी तो आती है ना, क्रिटिकल पॉइंट के बहुत करीब है। ईरान के जो इनकलाब, जो लीडर हैं उनके इनकलाब के, वो कहते थे कि वो समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करना जो है वो गैर इस्लामी है। ये ईरान के जो लीडर्स हैं वो पब्लिकली कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम जो भी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। और एनपीटी के ये मेंबर भी हैं, और एनपीटी के अगर आप मेंबर हैं तो उसमें आपको ये इजाजत है कि फॉर सिविलियन पर्पसेस आप जो अपना ये प्रोग्राम है वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर कहा यह जा रहा है कि जो डील की बात हो रही है, जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि ईरान हर तरह का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे दस्तबरदार हो जाए। तो ये अब देखते हैं कि कामरान, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, अगर कोई पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, और ऐसे वक्त में जब इसराइल से भी उसको खतरा है, अमेरिका से भी खतरा है, बाकी जो गल्फ के साथ भी कोई इतने आइडियल रिलेशन ईरान के नहीं रहे, तो कोई वजह नहीं है कि ईरान वो जो पीसफुल पर्पसेस के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करे उसको वो एक न्यूक्लियर वेपन के अंदर वो भी कन्वर्ट कर सकता है। तो देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप ईरान। ये तो वही जो रिपोर्ट्स कुछ आती रही हैं, वो कहते हैं कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसके हवाले से जब से ये
यूनिलैटरली वॉकआउट किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2018 में, तो उसके बाद से ईरान ने जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो उस सतह तक ले गए हैं कि जहां पर अगर कोई न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहें तो शायद इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स इफ नॉट वीक्स उसमें वो बना सकते हैं। ईरान स्टिल आफ्टर ऑल डिनाई करता है। और दूसरा एक और बात भी कही जाती है, इराक के ऊपर भी इसी तरह से अमेरिका ने चढ़ाई की थी कि उनके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इराक के पास वाकई सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन होते तो अमेरिका जो है कभी भी इराक के ऊपर हमला ना करता। तो सम टाइम ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं दे एक्ट एज अ डिटेरेंस, और शायद जो ओवरऑल मंसूबा वो यही है कि अगर जो भी न्यूक्लियर इसके पास इस वक्त न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ईरान के पास, उसको कंप्लीटली ख़त्म किया जाए और उसके बाद इजराइल और अमेरिका जो है वो कंप्लीटली जो भी उन्होंने ईरान में करना है वो अपने अज़ाइम या अपने मंसूबे हैं उस पर अमल दरामद कर सकें। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।